गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरी इकाई का जो 5वां लेसन है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, तो इस लेसन का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके रचनाकार है सुनील शास्त्री। तो देखो कि सबसे पहले ये जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ये जो पाठ है, तो ये गद्य जो है उसकी विधा है संस्मरण, यानी प्रस्तुत पाठ जो आपको दिया है वो एक संस्मरण है। तो संस्मरण यानी क्या? तो वह अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। तो संस्मरण ये अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है, यानी जब किसी व्यक्ति या घटना के साथ जो यादें जुड़ी हुई जो यादें हैं, उन यादों को या उनके साथ जुड़ी हुई जो अतीत की जो घटनाएं हैं, तो वह घटनाएं एक कलम के द्वारा वह बद्ध हो जाती है। तो उसे ही संस्मरण का या इससे ही संस्मरण का आविष्कार या निर्माण होता है। यानी ये जो पाठ आपको यहाँ पर दिया है, तो ये पाठ सुनील शास्त्री जी उनके जीवन में जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है या जिस व्यक्ति को वह अपने जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं, तो उनके बारे में ही उन्होंने ये जो लेसन है उन पर ही आधारित यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरह हम सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक है सुनील शास्त्री जी, इनका हम परिचय देखते हैं। तो सुनील शास्त्री ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। यानी देखो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बाद हमारे भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री है वह है लाल बहादुर शास्त्री, और उनके पुत्र है सुनील शास्त्री। वह एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। उनकी कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में उन्हें विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को वह पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। तो सबसे पहले गद्य संबंधी हम परिचय देखते हैं कि प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, उनकी सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुकातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। यानी देखो कि यहाँ पर ये एक संस्मरण, ये लेखक की विधा गद्य की जो विधा है वह है संस्मरण। तो इस तरह सुनील शास्त्री जी उन्होंने अपने जो पिताजी की जो अतीत या बीती हुई जो घटना है उस घटनाओं के बारे में उन्होंने यह पाठ का उन्होंने लेखन किया है। तो इस तरह देखो कि इस पाठ के माध्यम से लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता का जो व्यक्तित्व है उस पर प्रकाश डालकर उनके जो सादा जीवन और उच्च विचार, ये जो उनका दृष्टिकोण था, इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमें क्या किया है, तो वह अवगत कराया है। अब देखो कि ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है वह व्यक्ति का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण होना चाहिए, लेकिन उनके विचार उच्च होने चाहिए। जैसे देखो गांधी जी का जीवन बहुत ही सादा था। वे सिर्फ धोती पहनते थे ताकि देश के करोड़ों लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा मिले। लेकिन गांधी जी के विचार आदर्शवादी थे, यानी उनकी रहन सहन सादी है लेकिन उनके विचार उच्च थे। उनके विचारों का प्रभाव जनता पर पड़ा। इस प्रकार व्यक्ति का जीवन सादा ही होना चाहिए और अपने विचारों से लोगों के मन और मस्तिष्क पर छाप छोड़नी चाहिए। तो शास्त्री जी का जीवन ही बहुत ही सादा था, क्योंकि उन्हें वह महात्मा गांधी जी को ही अपना आदर्श मानते थे। सादगी से उन्हें बेहद लगाव था। आखिर वे गांधी जी के अनुयायी थे। देश के जो महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी, तो उनके भी जीवन से वह परिचित है। उनका जीवन भी सादा था, लेकिन उनके विचारों से
अमेरिका के जो विद्वान है उनके दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए वह उन्हें मजबूर कर दिया था। जो व्यक्ति अपने जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार का पालन करता है वह सफलता की मंजिल तक जल्द ही पहुंच जाता है। वह स्वयं प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर दूसरों के लिए आनंद के उपवन का निर्माण करता है। तो देखिए, अब उनकी थोड़ी सी जानकारी आगे मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ। तो थोड़ी सी उनकी एक यहाँ पर एक घटना जो है कि वे किस तरह उन्होंने किसानों के साथ या किसानों के लिए उन्होंने किस तरह संघर्ष किया था, ये मैं आपको आगे एक वीडियो के द्वारा दिखाना चाहती हूँ और बाद में हम अपने पाठ की ओर चलेंगे या हम यह पाठ का हम अध्ययन करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें उनके किए कामों के लिए याद किया जाता है। एक बार जब देश अनाज संकट से गुजर रहा था, तो शास्त्री जी ने जो उपाय निकाला वो यादगार बन गया। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के कार्यकाल की शुरुआत में ही देश अनाज संकट से जूझने लगा था। देश में भूखे मरने की संभावना आ गई थी। अमेरिका उस वक्त कुछ शर्तों के बाद भारत को अनाज देने की बात कर रहा था। शास्त्री जी इसके लिए राजी नहीं थे। वो जानते थे कि अमेरिका से अनाज लिया तो देश का मान गिर जाएगा। ऐसे में उन्होंने एक दिन अपने परिजनों से उपवास करने के लिए कहा। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पूरे दिन कुछ नहीं खाया। इसके बाद शास्त्री जी को भरोसा हो गया कि यदि इंसान एक दिन भोजन नहीं भी करे तो इंसान भूख बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद उन्होंने देशवासियों से अपील की, हमें भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास अनाज से ही काम चलाना होगा। हम किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला सकते। यदि हमने किसी देश के अनाज देने की पेशकश को स्वीकार किया तो ये देश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगी। इसीलिए देशवासियों को सप्ताह में एक वक्त का उपवास करना चाहिए। इससे देश इतना अनाज बचा लेगा कि अगली फसल आने तक देश में अनाज की उपलब्धि बनी रहेगी। उनकी इस अपील का देशवासियों पर गहरा असर पड़ा। लोगों ने बिना किसी रोक टोक के एक वक्त का खाना बचाना शुरू कर दिया। शहरों से लेकर गांवों और कस्बों तक महिलाएं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब भूखे रहते और देश के लिए इस अनाज यज्ञ में अपनी भूमिका निभा रहे थे। इस कोशिश के बाद देश अनाज संकट से उभर गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अब देखो, सबसे पहले हम इस पाठ का जो पहला परिच्छेद है ये देखते हैं। तो चलिए, तो ये जो सुनील शास्त्री जी है वह इस पाठ में उन्होंने अपने पिता का जो व्यक्तित्व है या अपने पिताजी के साथ बीती हुई जो एक एक घटना या प्रसंग है इसका वह वर्णन एक एक करके यहाँ पर उन्होंने बताया है। और तो सबसे पहले देखो, पहला परिच्छेद, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री, तो उनके लिए यानी वह सुनील शास्त्री जी के पिता है, तो वह लाल बहादुर शास्त्री जी को वह बाबूजी नाम से पुकारते हैं। तो इसलिए वह कहते हैं कि बाबूजी जब थे तब हमारे जीवन में हमने किसी भी बारे में अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। यानी वे जब तक थे तब तक मैंने कभी भी नौकरी यानी पैसे कमाने के लिए मैं घर से बाहर भी नहीं निकला था, लेकिन आज वह नहीं है तो उनकी थोड़ी सी कमी हमें महसूस हो रही है। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री भी कहा जाता था। गृह मंत्री को पुलिस मंत्री भी कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं
बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर गृह मंत्री यानी पुलिस मंत्री, और गृह मंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि उस समय बाबूजी कौन थे, तो वह प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास भी बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। तो आलीशान यानी शानदार या भव्य। तो बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाइए। अब देखो, हाँ, रेजिडेंस यानी निवास स्थान। तो उनके जो निजी सचिव सचिव थे या सेक्रेटरी थे, तो इसी तरह ये जो सुनील शास्त्री जी है वह अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं कि जब उनके बाबूजी प्रधानमंत्री थे तो उन्हें इम्पाला शेवरलेट ये गाड़ी है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे ये गाड़ी देखकर वह चलाने का जी या फिर चलाने का उनका मन था। तो इसी तरह उन्होंने सोचते सोचते कि किस तरह मुझे मौका मिल जाए और ये गाड़ी में चलाऊं, तो इस तरह यह विचार उनके मन में आया। और उन्होंने एक दिन हिम्मत करके अपने पिताजी के जो नज़दीकी या निजी जो सेक्रेटरी है उनसे कहा कि इम्पाला लेकर हमारे घर आ जाओ। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। अब देखो कि गाड़ी देखकर ये जो सुनील शास्त्री जी है उनके लेखक में गाड़ी चलाने की उनके मन में बहुत दिनों से था, और एक दिन उन्हें मौका भी मिला। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा, गाड़ी भी उनके घर तक आई। और इस तरह अनिल भैया ने कहा, मैं चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ, यानी ड्राइवर ने कहा कि मैं नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। तो इस तरह ड्राइवर से उन्होंने चाबी मांगी और कहा कि तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। तो इस तरह वह किसी के घर में खाना खाना जाना है ऐसा बहाना करके लेखक ये गाड़ी लेकर चले गए। अब आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। अब देखो खाना खाना भी हो गया, रात भी हो गई, बहुत देर हो गई घर आने में। तो फिर उनकी याद में आया, अरे बाबूजी तो घर में आए होंगे, अब मैं इस गाड़ी को लेकर कैसे घर जाऊं। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी मैंने रोक दी। देखो कि गाड़ी की आवाज जो है वह बाबूजी को सुनाई न दे। गाड़ी को चुपके से वह ठिकाने पहुंचकर लेखक लेखक वह सोच रहे थे कि मैं रात को देर से घर पहुंचूं ताकि बाबूजी को मैं नजर ना आऊं। वह गेट तक उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से संतरी यानी पहरेदार। उन्होंने हिदायत यानी सूचना दी, ये जो पहरेदार है उसे सूचना दी कि सैल्यूट वैल्यूट कुछ नहीं करना, बस धीरे से गेट खोल दो। आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला ही छोड़ दो। अगर बंद करते समय आवाज आया तो उस गेट को खुला ही रहने दो। तो इसी तरह ये गाड़ी लेकर गए थे लेखक। तो लेखक कहते हैं, मैं गाड़ी लेकर गया, ये बात बाबूजी को मालूम न हो, इसलिए वह आते ही गाड़ी को वह गेट के बाहर ही रोक देते हैं और पहरेदार को कुछ सूचना भी देते हैं। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। सैल्यूट कौन करेगा, तो पहरेदार, क्योंकि ये लाल बहादुर शास्त्री जी
तो वह प्रधानमंत्री थे उनके पिताजी। तो वह कहते हैं कि जब उनका लड़का भी आएगा तो पहरेदार सैल्यूट करेगा और उसके बूट की जो आवाज है तो वह बाबूजी तो वह पहुंचेंगे कि कौन आया है। तो इसी तरह लौटने का अंदाजा भी बाबूजी को हो जाएगा और वो मेरी बेकार में पूछताछ भी करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। संतरी यानी पहरेदार को सूचना दी, वैसे ही उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा और जाते ही अम्मा मिली। अब देखो, वह चुपके से अपने बाबूजी से नजरें चुराकर या उनसे चुपके से वह घर के दरवाजे तक, वह पीछे किचन के दरवाजे से वह अंदर घुसा, लेकिन उनकी अम्मा ने उन्हें जाते हुए देखा। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं। तो वह अपने अम्मा जी से क्या कहते हैं लेखक कि बाबूजी घर आ गए, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा। तो अम्मा बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि क्या बताया। यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सूचना दी कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। यानी उन्होंने आते ही जो संतरी है या पहरेदार है उनको भी सूचना दी और चुपके से अंदर आए। तो अम्मा ने उन्हें आते हुए देखा और अपनी अम्मा से भी, अम्मा यानी अपनी माँ से भी उन्होंने कुछ हिदायत या सूचना दी कि सुबह मेरे कमरे में मत किसी को मत भेजिएगा। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। अब देखो, वह अपनी माँ से कहते हैं कि सुबह होते ही स- जल्दी सुबह उठने पर दरवाजा मत खटखटाओ, लेकिन सुबह 5 पौने 6 बजे किसी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उनकी नींद टूटी और उन्होंने अंदर से आवाज दी और सोचा शायद नौकर ही होगा। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, यानी फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। झुंझलाता यानी वह चीढ़ता हुआ जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा। बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला और उन्होंने दरवाजे पर किसको पाया तो बाबूजी को वह पाया। यानी बाबूजी दरवाजे पर खड़े थे। हमें कुछ न सूझा, माफी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। अब देखो कि बाबूजी को उन्होंने दरवाजा खोलते ही दरवाजे के पास उन्होंने दरवाजे पर खड़ा पाया। तो उन्हें लगा कि बाबूजी शायद रात के बारे में या गाड़ी के बारे में पूछताछ करेंगे। और मैंने जो अंदर से जोर से किसी को कहा कि कौन है, तो इसके लिए उन्होंने अपने पिताजी से माफी मांगी। लेकिन इनके लेखक के इस बात पर बाबूजी थोड़े भी नाराज नहीं हुए। वह शांत स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग सभी जल्दी नीचे आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। और हमने भी कहा ठीक है। यानी लेखक जी को थोड़ी सी राहत मिली कि शायद पिताजी अब मुझे डांटेंगे नहीं। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा लगा। उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क या विचार नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। यानी पिताजी को कल के रात के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन उन्होंने अपने बोलने से या फिर अपने किसी प्रकार के ढंग से उन्होंने ये लेखक को दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? अब थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि रात को तुम कहाँ गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह में हम खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। अब उन्होंने
मीठी-मीठी बातें करके रात के बारे में उन्होंने सब लेखक से उगलवा लिया। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे। वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। यानी देखो ये सरकारी गाड़ी थी, इसलिए वह गाड़ी का प्रयोग नहीं, ज्यादा प्रयोग वह नहीं करते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया कि यह इशारा इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि गाड़ी के बारे में पूछताछ की। अनिल भैया यानी उनके ड्राइवर की तरफ उन्होंने देखा और देखते ही वह चुप बैठे और आंखों से इशारा किया। तो लेखक को बड़ी राहत मिली कि अरे वाह, मुझे आगे से गाड़ी चलाने की इजाजत पिताजी ने दी है। अब आगे देखते हैं कि बाबूजी या उनके पिताजी क्या करते हैं। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। देखो, मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? देखो, अब सुनील जो है वह ड्राइवर को बुला लेते हैं। तो ड्राइवर को बुला लाया। तो अनिल भैया ये उनका सेक्रेटरी है। तो इस तरह देखो, अनिल भैया से वह कहते हैं कि जाओ, ये ड्राइवर जो है, तो ड्राइवर के बारे में वह अनिल भैया से पूछताछ करते हैं और बाद में वह चाय खत्म कर वह सुनील को आवाज देते हैं कि जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। तो इसी तरह ड्राइवर को बुलाने पर वह उसके सामने लॉग बुक रखते हैं और उसमें कहते हैं कि तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी किन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। फिर उन्होंने हिदायत सूचना दी कि उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। निजी यानी 14 किलोमीटर जो गाड़ी चलाई वह अपने खुद के लिए उन्होंने इस गाड़ी का उपयोग किया। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अब देखो, तो सुनील शास्त्री यानी ये जो अनिल भैया है वह है उनके सेक्रेटरी। तो अनिल भैया से उन्होंने आंखों से इशारा करके सिर्फ कहा कि ज़रा ड्राइवर के बारे में पूछताछ करो। तो इसी तरह उन्होंने अपने बेटे सुनील को कहा कि ज़रा ड्राइवर को बुलाओ। तो इसी तरह ड्राइवर को उन्होंने बुलाया और गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई इसका हिसाब किताब उससे लगाया। फिर अम्मा जी को भी उन्होंने बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। देखो कि सहाय साहब से कहना, अम्मा जी के आने पर वह बोले कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर, 14 किलोमीटर चलाई तो 1 किलोमीटर के 60 पैसे, ऐसे 14 किलोमीटर का जितना हिसाब है वह हिसाब करवा दीजिए। और हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। यानी हिसाब लगाने अब दोनों को ही ये हिसाब बाबूजी को देना पड़ेगा। तो इस तरह वह कमरे में जाकर रोने लगे। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। यानी बाबूजी को उनका स्वभाव ही सादा था, उनके विचार ही उच्च थे और उनको दूसरों से बात करने का जो उनका तरीका था कि किस तरह किस बात को उस मनुष्य से क्या करना चाहिए, उगलवाने सही सच उगलवाना चाहिए। तो इस तरह सुनील शास्त्री जी उन्होंने ये जो
पहले परिच्छेद में ये जो आपको पहली घटना उन्होंने अपने पिताजी के बारे में यहाँ पर बताया है कि पिताजी ने इस तरह मेरे साथ जो घटना घटी है, तो पिताजी ने किस तरह हमसे पैसे वसूल किए। क्यों किए? क्योंकि इसका कारण था कि उन्हें सादा जीवन ही पसंद था। वे प्रधानमंत्री थे, उनके पास सरकारी गाड़ी थी, लेकिन वह गाड़ी का प्रयोग खुद के प्रयोग के लिए नहीं करते थे। उनके बेटे ने प्रयोग किया या उनके बेटे ने उस गाड़ी का उपयोग किया, तो इस तरह वह सभी जितना उपयोग किया उसका हिसाब लगाकर वह अपने बेटे से उन्होंने वह पैसे लिए, क्योंकि उनका मानना था कि सरकारी जो चीज़ें हैं वह खुद के प्रयोग के लिए नहीं, तो लोगों के लिए ही इसका, यानी वह सरकार की जो चीज़ें हैं वह खुद के उपयोग के लिए हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह पहले परिच्छेद में लेखक जी ने एक घटना का वर्णन यहाँ पर किया है। अब आगे के और नीचे अब देखो, जो पहला परिच्छेद है उसके नीचे आपको कठिन शब्दार्थ भी दिए हैं। तो सबसे पहले ये जो परिच्छेद है इसको ध्यान से पढ़कर जो नीचे शब्दार्थ दिए हैं इस शब्दार्थों को हमें लिख लेने हैं, और आगे का जो हमारा लेसन है या आगे का जो परिच्छेद है वह हम दूसरे वीडियो में बाकी लेसन हम आगे का देखेंगे।